तो इन्होंने अपनी पीपीटी में सबसे पहले जो इनका अभी क्वार्टर वन FY 26 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर उसको आप देखें तो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर में भी रिजल्ट आया, इसमें इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 22.3% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। एंड अगर इनका इबिट्टा देखें आप, तो इबिट्टा में 27.9% की ग्रोथ आई, मीन्स लगभग 28% की ग्रोथ आई है। और जो इनका इबिट्टा मार्जिन है जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 10.7% हुआ करता था, वो बढ़ के अभी 11.26% हो गया है। एंड इनका अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, 52.4% की ग्रोथ आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर। एंड अगर इनका पैट मार्जिन आप देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले 4.76% हुआ करता था लास्ट ईयर, वो अभी इस क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है इसमें बढ़ के 5.93% हो गया है। अगर आप इनका क्वार्टरली कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो इन्होंने इस पीपीटी में शो किया हुआ है। टोटल इनकम जो इनका क्वार्टर वन FY 25 में 257 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ के अभी लगभग 315 करोड़ हो गया है, 22.5% की ग्रोथ आई है। एंड अगर इनका इबिट्टा आप देखें तो इबिट्टा जो 27.49 करोड़ का हुआ करता था क्वार्टर वन FY 25 में, वो अभी क्वार्टर वन FY 26 में बढ़ के लगभग 35 करोड़ का हो गया है, इसमें लगभग 28% की ग्रोथ आई है। एंड इनका इबिट्टा मार्जिन भी काफ़ी बढ़ गया है, पहले 10.77% हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 11.26% हो गया है। इनका पैट आप देखें तो जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 12.15 करोड़ का था, वो अभी बढ़ के 18.52 करोड़ का हो गया है। एंड इनका पैट मार्जिन भी आप देखें तो जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 4.76% था, वो बढ़ के 5.93% हो गया। और अच्छी चीज़ क्या है इसमें, इनका ईपीएस देखिए, ईपीएस में ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 1.12 हुआ करता था, वो अभी बढ़ के 2.03 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया इनका ईपीएस। तो आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के बारे में जान लेते हैं, जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ से आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। तो इन्होंने अपने इस पीपीटी में बताया है कि ये इंडिया के लार्जेस्ट रिफर्बिशर हैं लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप वाले सेगमेंट में। एंड ये वर्ल्ड के भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्बिशर हैं अगर जो आईसीटी डिवाइसेज हैं उनमें अगर देखें। आईसीटी डिवाइसेज क्या होते हैं, आईसीटी डिवाइसेज का मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डिवाइसेज यूज की जाती हैं वो। तो ये बोथ ग्लोबली एंड इंडिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्बिशर हैं। ये अब तक अगर वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो लगभग 5,90,787 डिवाइसेज ये लोग रिफर्बिश कर चुके हैं। और ये अपने रिफर्बिश्ड जो डिवाइसेज होते हैं उनके ऊपर 1 से 3 साल की वारंटी भी देते हैं। इसके अलावा अगर इनके कस्टमर आप देखते हैं, जो बड़े कस्टमर्स हैं, जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं, लगभग 4,154 4,154 कस्टमर्स हैं इनके पास। एंड इनके जो प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स है, प्रोक्योरमेंट मीन्स क्या होता है, ऐसे पार्टनर्स जो कि जो डिवाइसेज हैं जो आप सेकेंड हैंड आप सेल करते हो या ये किसी अलग इंस्टीट्यूशन से या किसी बड़ी कंपनी से ये डिवाइसेज खरीदते हैं, उनको जिनको रिफर्बिश कहते हैं, तो वो जो एजेंसी है जो वो डिवाइसेज इनके पास खरीद के लाती है उनको प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स कहते हैं। तो वो इनके पास 557 पार्टनर्स हैं। एंड इनके अगर टोटल फैसिलिटी देखें तो इनकी 5 रिफर्बिशिंग फैसिलिटी है, यानी इनके 5 प्लांट है जहाँ पर ये लोग रिफर्बिशिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का। एंड इनका जो टोटल एरिया अगर आप स्क्वायर फीट में देखें, जो इनके 5 रिफर्बिशिंग फैसिलिटी है, तो टोटल 58,127 स्क्वायर फीट का इनका टोटल एरिया है। एंड इनके पास लगभग 1194 एम्प्लॉयज़ हैं। एंड जिसमें से 949 स्किल्ड रिफर्बिशिंग टेक्नीशियंस हैं। इनका जो अप्रोच है वो है कि ये लोग रिप्लेसमेंट की बजाय रिपेयर करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड इनका जो प्रेजेंस है पूरे क्रॉस द फुल वैल्यू चेन में है, मीन्स ये लोग रिफर्बिशिंग का जो सोर्सिंग है, ये लोग प्रोडक्ट खुद रिफर्बिशिंग के लिए लेते हैं, प्लस उसका रिफर्बिशिंग करते हैं। एंड उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी खुद ही ये लोग देते हैं, और जो वारंटी है वो भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इनका प्रेजेंस देखें तो ये मल्टी चैनल एंड मल्टी जियोग्राफिकल प्रेजेंस है इनका, मीन्स ये लोग 38 कंट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली ये लोग इनका प्रेजेंस है। एंड ये इंडिया के लार्जेस्ट ऑथराइज्ड रिफर्बिशर हैं। एंड जो ये ITA से डिस्पोजल पार्टनर्स है, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके साथ इनका पार्टनरशिप है। और ये वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वारंटी ऑन रिफर्बिश डिवाइसेज है ये। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखें, जो जो प्रोडक्ट्स ये लोग रिफर्बिश करते हैं, तो उसमें लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, सर्वर्स हैं, प्रीमियम स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल वर्क स्टेशंस हैं, और जो अदर एक्सेसरीज होते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ये लोग रिफर्बिश करते हैं। अगर आप इनकी जर्नी देखते हैं तो इन्होंने 2016 में सबसे पहले अपना पहला प्लांट डाला था नवी मुंबई में, जो कि लगभग 1200 स्क्वायर फीट का प्लांट था। वहाँ से इन्होंने रिफर्बिशिंग करने का शुरुआत किया। फिर 2017 में इन्होंने क्या किया कि शारजाह UAE में, शारजाह में इन्होंने एक और प्लांट डाला रिफर्बिशिंग करने का।
फिर उन्होंने 2018 में इनको माइक्रोसॉफ्ट के ऑथराइज्ड रिफर्बिशर हो गए, माइक्रोसॉफ्ट से इनको सर्टिफिकेशन मिल गया और ये लोग उनके लिए काम करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि 2021 में इनको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिल गए, जैसे ISO 9001, 2015 एंड भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इन्होंने क्या किया, 2022 में इन्होंने शारजाह में अपना एक और नया प्लांट डाला। 2022 में ही इनका अगर देखेंगे कि इनका फर्स्ट टाइम इन्होंने 5,000 मिलियन का इनका टर्नओवर क्रॉस हुआ। 2022 में फिर इनको और कुछ और सर्टिफिकेशन भी मिले। फिर आगे इनकी जर्नी ऐसे ही बढ़ती गई, आप देख सकते हैं इस पूरी पीपीटी में। और 2025 में फाइनली इन्होंने अब इनकी लिस्टिंग हुई है। अभी इनका जो लिस्टिंग जुलाई में हुआ है, तो अभी इसी 2025 जुलाई में इनका लिस्टिंग हो गया NSE और BSE के ऊपर। आइए अब इनका एक बिजनेस का ओवरव्यू देखते हैं। तो ये लोग एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग सिग्निफिकेंटली लोअर कॉस्ट पर ये लोग एक रिफर्बिश्ड और रिलायबल परफॉर्मेंस वाला डिवाइस अपने कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं, और ये अपनी रिफर्बिशिंग की इंडस्ट्री का एक ट्रस्टेड नेम है। अगर आप देखें तो जो रिफर्बिश्ड लैपटॉप ये लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो जो नए लैपटॉप्स हैं उनके कंपैरिजन में 1/3 प्राइस में ये लोग अवेलेबल करा देते हैं। एंड इनका जो परफॉर्मेंस है इनके डिवाइसेज का, वो डिवाइसेज का परफॉर्मेंस बिल्कुल नए के जैसा परफॉर्मेंस होता है, फंक्शनली भी और जो एस्थेटिकली है, दोनों तरीके से इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल नए के जैसा होता है। 1/3 की प्राइस में ये लोग अवेलेबल करा देते हैं। इसके अलावा ये लोग 1 से 3 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप इनका देखें तो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन विजिबिलिटी भी है। इनके डिवाइसेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लोग यूज करते हैं, जैसे कि जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वहाँ पर इनके डिवाइसेज यूज होते हैं, हेल्थ केयर सेगमेंट में इनके डिवाइसेज यूज होते हैं। स्टार्टअप्स जो करती है नई कंपनियाँ, उनका बजट छोटा होता है, तो लोग नए डिवाइसेज जो फ्रेश डिवाइसेज उनको खरीदना अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो वो लोग 1/3 प्राइस में इनसे ले लेते हैं और उनको यूज करते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को देख लीजिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते क्योंकि अर्निंग तो करते नहीं, तो वो लोग भी इनसे डिवाइसेज लेते हैं जो रिफर्बिश्ड डिवाइसेज हैं। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडॉप्शन है, उसमें इनकी डिवाइसेज यूज की जाती हैं। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो SME इंडस्ट्रीज है, उसमें इनकी डिवाइसेज यूज की जाती हैं। और अगर आप इनका प्रेजेंस देखें कि ये लोग डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों ही जगहों पर इनका प्रेजेंस है। अप्रॉक्सीमेटली 38 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है। नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में इनका प्रेजेंस है, यूरोपियन कंट्रीज में है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, अफ्रीका में इनका प्रेजेंस है, एशिया में इनका प्रेजेंस है, एंड एशिया पैसिफिक में भी इनका प्रेजेंस है। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि जो ई-वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये लोग जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसको भी उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं, जो स्टैंडर्ड जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं इनको अकॉर्डिंग ये लोग उसको पूरा ई-वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जिससे पोल्यूशन भी मिनिमम फैलता है। तो इनका अगर की स्ट्रेंथ आप देखें तो ये इंडिया के तो लार्जेस्ट रिफर्बिशर हैं। इसके अलावा ये लोग इंटरनेशनली भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्बिशर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज के। इसके अलावा इनका जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। इंडिया में तो इनका सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रांग है, एज वेल एज ग्लोबल भी इनका सप्लाई चेन अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। एंड ये लोग वेल इस्टेब्लिश्ड रिफर्बिशिंग कैपेबिलिटीज है इनके पास, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास, एंड इनके पास जो मैन पावर है काफ़ी स्किल्ड है ये लोग। इसके अलावा देखेंगे इनका जो मैनेजमेंट है काफ़ी एक्सपीरियंट है, मैनेजमेंट को मोर देन 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। तो इनके पास जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है वो भी कंपैरेटिवली अपने पीयर से ज़्यादा है। इनका सप्लाई चेन भी अपने पीयर्स जो कंपटीटर कंपनियां उनसे अच्छा है। प्लस ये लोग इनका जो रिसोर्स ये लोग करते हैं डिवाइसेज, वो चेन भी इनका काफ़ी स्ट्रांग है। तो हर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस काफ़ी वेल पोजिशनड है और काफ़ी स्ट्रांग है। अगली पीपीटी में आप इनका प्रेजेंस देख सकते हैं। इनका प्रेजेंस जैसे कनाडा, USA, टेक्सास, मैक्सिको, ग्वाटामाला, स्वीडन, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, जर्मनी, आयरलैंड है, UK है, पुर्तगाल है, स्पेन है, मोरक्को है, अल्जीरिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ में आप इस पीपीटी में देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका प्रेजेंस है। और ये प्रेजेंस इनका क्या है कि यहाँ पर ये लोग अपने प्रोडक्ट को सॉरी ये यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, बल्कि यहाँ से ये लोग प्रोक्योरमेंट भी करते हैं। इनके लगभग 500 से ज़्यादा इनके प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स है जो इन कंट्री से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करते हैं और फिर ये लोग उसको रिफर्बिश करके उनको सेल करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि इनके पास मल्टी चैनल एंड मल्टी जियोग्राफी प्रेजेंस है इनका। इनके जो मल्टी चैनल और मल्टी जियोग्राफिक प्रेजेंस होने का फ़ायदा क्या है कि इनका जो स्पेसिफिक रिस्क है, जियोग्राफी का जो स्पेसिफिक रिस्क है उसको ये लोग मिटिगेट कर पाते हैं, और जो कस्टमर का जो डाइवर्स नीड्स है उसको ये लोग कैटर कर पाते हैं। और इनको अपनी इन्वेंट्री को राइट ऑफ करने के लिए या बैड डेट करने का इनके पास कोई रिस्क नहीं होता है।
अगर आप इनके बिजनेस करने के तरीका देखेंगे तो इनका बिजनेस का फंडामेंटल है कि ये लोग बाई बेटर, रिफर्बिश बेटर एंड सेल बेटर, इसमें बिलीव करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप बाई बेटर में देखें तो ये लोग मल्टी चैनल प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है इनके पास, बहुत सारे इनके पास इंडिया में और ग्लोबली बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके जरिए ये लोग प्रोक्योर करते हैं जो डिवाइसेज हैं उनको। और अगर आप देखेंगे कि जहाँ से लोग डिवाइसेज प्रोक्योर करते हैं उसमें बहुत सारे कारपोरेट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एनबीएफसीज हैं, लार्ज फॉर्मेट के रिटेल स्टोर्स हैं जैसे कि विजय सेल्स है, वहाँ से लोग उनके जरिए लोग प्रोक्योर करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओईएम ब्रांड्स हैं जैसे कि एचपी है, लिनोवो है, तो वहाँ से भी उनके जरिए भी लोग जो डिवाइस है जो उनको प्रोक्योर करते हैं। आईटी एसेट्स डिस्पोजल पार्टनर्स हैं इनके पास इंडिया में, और जो लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी जो वो इनकी पार्टनर्स हैं, और अदर कारपोरेट वेंडर्स इंक्लूडिंग टाटा कैपिटल एंड माइक्रोसॉफ्ट भी इनके पार्टनर्स हैं। इसके अलावा एचपी लिनोवो के ये लोग ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, तो वहाँ से भी ये लोग डिवाइसेज प्रोक्योर करते हैं। और फिर उन डिवाइसेज को प्रोक्योर करने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि, और इसके अलावा और भी तरीके, जैसे आप इनका खुद का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से इनका ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहाँ पर भी जाके अपने डिवाइस को एक्सचेंज कर सकते हैं, आप वहाँ पर भी अपने डिवाइस को सेल कर सकते हैं इनको। तो ये लोग इन तरीक़ों से इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, बाई करते हैं, और इसके बाद उसको रिफर्बिश करते हैं। रिफर्बिश करके ये लोग इंडियन फैसिलिटी सर्टिफाइड रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी फॉर लिनोवो एंड एचपी के लिए इनका जो है सर्टिफाइड, लिनोवो और एचपी के लिए सर्टिफाइड इनका फैसिलिटी है। और ये लोग इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के लिए लार्जेस्ट ऑथराइज्ड रिफर्बिशर हैं। और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, जो ये लोग आईसीटी डिवाइसेज जो ये लोग रिफर्बिश करते हैं, उसको ये लोग पीरियोडिकली उसका ऑडिट भी करते हैं। एंड इसके लिए अलावा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग मतलब अपना जो है टेस्टिंग के लिए, अपने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए हाउस क्वालिटी कंडक्ट भी करते हैं, जिसमें इनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग कोई थर्ड पार्टी के जरिए ये लोग कराते हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज हैं तो उसको ये लोग सॉल्व करते हैं। और रिफर्बिश करने के बाद ये लोग सेल बेटर, अच्छे तरीके से उनको सेल करते हैं। इनके पास क्या है, वीएआर का नेटवर्क है। वीएआर मीन्स क्या होता है, वैल्यू एडेड रीसेलर्स। तो जो इनके वैल्यू एडेड रीसेलर्स हैं उनका अच्छा खासा नेटवर्क है उनके पास, और उनके जरिए ये लोग अपने रिफर्बिश्ड आईसीटी डिवाइसेज को सेल करते हैं मोर देन 35-38 कंट्रीज में। एंड इनके पास सेल्स नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है। इनके पास इंडिया में या ग्लोबली सब मिला के लगभग 3265, मतलब 3265 टच पॉइंट्स हैं जिनके जरिए ये लोग सेल करते हैं, प्लस प्रोक्योर भी करते हैं। और जो इनके वैल्यू एडेड रीसेलर्स हैं, प्लस जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, उनके जरिए इनको रिपीटेड बिजनेस मिलता रहता है। एंड क्योंकि इनका जो क्वालिटी है, इनका स्किल सेट और जो कास्ट के एडवांटेज है, मिनिमम कास्ट पे प्रोवाइड करते हैं, इनका स्किल सेट हाई है, प्लस ये लोग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के रिफर्बिश करके देते हैं, जिसकी वजह से इनको रिपीटेड बिजनेस कंटिन्यूसली मिलता रहता है। और इन्होंने अगली पीपीटी में बताया भी है कि इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिफर्बिशिंग का, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इनके पास लेटेस्ट है। और इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इंश्योर करते हैं अपनी क्वालिटी को थ्रू आउट द ऑपरेशंस। अगर आप इनकी फैसिलिटीज़ देखें कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक फैसिलिटी इनकी नवी मुंबई में है जो 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसका एरिया अगर आप देखेंगे तो 25,600 स्क्वायर फीट उनका टोटल एरिया है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट रिफर्बिशिंग फैसिलिटी है। एंड ये ऑडिटेड बाय एचपी एंड लिनोवो है। एंड इसके अलावा क्या है कि ये लोग सर्टिफाइड भी हैं एचपी एंड लिनोवो से, और एचपी एंड लिनोवो के ऑथराइज्ड पार्टनर हैं ये लोग रिफर्बिशिंग के। इसके अलावा इनकी इंडिया में जो फैसिलिटीज़ को बहुत सारे जो सर्टिफिकेशन के अवार्ड भी मिले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। आईएसओ स्टैंडर्डाइजेशन अवार्ड भी मिले हुए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनके 3 प्लांट शारजाह यूएई में हैं, जिनका इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। वो एरिया अगर टोटल देखें तो लगभग 21,527 स्क्वायर फीट में वो पूरा एरिया है। एंड ये जो फैसिलिटी है शारजाह में, ये है शारजाह फ्री जोन एरिया में इनका स्टेबल है। एंड यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स इनको गवर्नमेंट से मिलते हैं, और ये बहुत सारे बेनिफिट्स ये लोग जो एकोमोडेशन और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ भी इनको आईएसओ का सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इसके अलावा इनका एक जो फैसिलिटी है वो डलास टेक्सास यूएसए में है, जो 2024 में इस्टेब्लिश हुई थी। वो 11,000 स्क्वायर फीट में है। एंड इस फैसिलिटी से ये लोग यूएसए के पूरा यूएसए, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कवर करते हैं। और जो इनके सारी जो फैसिलिटी है, ये सारी की सारी फैसिलिटी राउंड द क्लॉक सर्विलांस, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम्स एंड एडवांस एंटी थेफ्ट सेंसर से लैब इक्विप्ड है। और ये इन्होंने जो ये इनके फैसिलिटीज़ है, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजिकली ऐसी जगहों पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया है जो कि मार्केट्स के बिल्कुल नज़दीक हो, ताकि इनका जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो बच जाए एंड इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़े। अगली स्लाइड में आप इनकी फैसिलिटीज़ देख सकते हैं कि ये इनकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर शो किया है।
अगली स्लाइड में मैनेजमेंट ने बताया कि इनके मॉडल को रेप्लिकेट करना काफ़ी टफ है, क्योंकि ये लोग स्क्रीनिंग एंड जो पार्ट रिपेयर है वो करने के साथ साथ ये लोग मदरबोर्ड भी रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशन रिपेयरिंग ये लोग करते हैं जो कि इंटरनेशनली ग्लोबली बहुत कम प्लेयर हैं जो कि उस लेवल का फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं या फिर उस लेवल का रिफर्बिशिंग कर पाते हैं। और इनके पास जितना भी रिफर्बिशमेंट का एस्पेक्ट्स है वो सब इन हाउस प्रेजेंस है इनका। स्क्रीनिंग, प्री रिपेयर चेक्स, 21 स्टेप रिफर्बिशिंग प्रोसेस, पोस्ट रिपेयर क्वालिटी चेक्स एंड पैकेजिंग, ये सारा का सारा ये लोग खुद करते हैं। तो इनके मॉडल को रेप्लिकेट करना इतना ईजी नहीं है, मैनेजमेंट ने इस पीपीटी में शो किया है। और इनके पास प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि ये लोग मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसका रिफर्बिशिंग की फैसिलिटी ये लोग अपने पास डेवलप कर लेते हैं। और इनके पास जो मैन पावर है जो वो ट्रेंड है, स्किल सेट टेक्नीशियंस हैं जो कि डिवाइसेज को बिल्कुल नए के जैसा ओरिजिनल स्टेट में, न्यू स्टेट में रिफर्बिश कर देते हैं। इनके पास अगर एम्प्लॉयज़ भी आप देखें तो लगभग 1200 एम्प्लॉयज़ हैं। ये लोग उन एम्प्लॉयज़ के लिए रेगुलरली कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग सेशंस जो कि क्रिटिकल एरिया कवर करता है, इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ओवरव्यू, एस्थेटिक एंड फंक्शनली एनहांसमेंट, एडवांस ट्रबल शूटिंग एंड एलसीडी रिफर्बिशमेंट्स। और इनके पास अगर जो स्किल्ड रिफर्बिशिंग टेक्नीशियंस देखें तो वो भी लगभग 949 है। अगली स्लाइड में मैनेजमेंट ने दिखाया कि ये लोग ESG में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट के लिए अगर आप देखें तो अगर आप कोई डिवाइस लें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसको अगर रिप्लेस कर देते हैं तो वो जो डिवाइस आप रिप्लेस करेंगे उसको वेस्ट में डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ेगा। तो ये लोग प्रीफर करते हैं रिपेयर करना कंपेयर टू रिप्लेसमेंट। तो रिपेयर ओवर रिप्लेसमेंट ये लोग मॉडल को ये लोग प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है वो रिड्यूस होता है, उसका जनरेशन कम होता है। और जो रिफर्बिश डिवाइस होता है उसमें अगर आप उनका कार्बन फुटप्रिंट देखें तो वो भी नए डिवाइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। एंड ये लोग क्या करते हैं कि जो बहुत सारे और ऐसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये लोग जो डिकम्पोज होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसका डिकम्पोजिशन करते हैं, जिसकी वजह से देखेंगे कि ये गवर्नमेंट का जो विज़न है कि लेस ई वेस्ट जनरेट करना है उससे अलाइन रखें अपने आप को और उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग जो प्रीमियम टेक्नोलॉजी है उसको अफोर्डेबल प्राइस पर लेके आते हैं। मीन्स अगर कोई ऐसा लैपटॉप है जिसका प्राइस, ऐसा डिवाइस है जिसकी प्राइस मोर देन 1 लाख है या काफ़ी कॉस्टली है, तो उस डिवाइस को ये लोग रिफर्बिश करके 30-40 हज़ार 45 हज़ार में ये लोग सेल करते हैं। तो जो प्रीमियम टेक्नोलॉजी है जो सबके आउट ऑफ रीच है उस टेक्नोलॉजी को ये लोग जो मीडियम अर्नर व्यक्ति है जो उसके पास इनकम का जनरेशन कम है, जिसके पास पैसा कम है, उस तक भी ये लोग पहुंचाते हैं। तो सोशली भी इनका काफ़ी अच्छा है। 38 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, 4000 से ज़्यादा इनके सेल्स टच पॉइंट्स हैं। एंड इसके अलावा जो इनका कारपोरेट्स हैं, बड़े बड़े कारपोरेट्स के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो उनके साथ क्या होता है कि ये लोग उनके जो सस्टेनेबिलिटी का जो गोल होता है उसको मीट करते हैं। मीन्स वो लोग अगर अपने डिवाइस को अगर डिकम्पोज करेंगे तो उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो इम्पैक्टेड होगा, पोल्यूशन ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि उसको रिपेयर करते हैं, रिफर्बिश करते हैं, तो वो जो पोल्यूशन है जो जनरेशन होने वाला था उसको ये लोग बचाते हैं। तो इसके साथ क्या होता है कि उन कंपनियों का जो सस्टेनेबिलिटी का गोल है उसको भी ये लोग अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। इनके पास 950 के आसपास स्किल्ड वर्कफोर्स है, रिफर्बिश टेक्नीशियन की एक अच्छी खासी टीम है। और अगर गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लोग जो ई वेस्ट जनरेशन है उसके डिकम्पोजिशन में एज पर ग्लोबल नॉर्म्स ये लोग काम करते हैं, एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड काम करते हैं, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नेंस का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग भी ये लोग इनका परफॉर्मेंस अलाइंड है। इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम लोग करें तो ग्लोबली अगर आप देखते हैं कि जो यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो कैलेंडर ईयर 2018 में लगभग $170 बिलियन का था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कैलेंडर ईयर 28 तक ये लगभग $335 बिलियन का हो जाएगा। मीन्स लगभग डबल हो जाएगा ये अगले 10 सालों में।
और अगर आप यूएसए में देखें तो वो कैलेंडर ईयर 18 में 45 यूएस बिलियन डॉलर का था कि जो कि कैलेंडर ईयर 28 तक 70 यूएस बिलियन डॉलर का अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। और अगर आप उसको इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में उसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ है। कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर 19 में 11 यूएस बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक लगभग 35 यूएस बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का आगे फ्यूचर नज़र आता है। वैसे अगर आप रिफर्बिश पीसी मार्केट देखें तो कैलेंडर ईयर 18 में लगभग 10 यूएस बिलियन डॉलर का था वर्ल्ड वाइड, जो कि कैलेंडर ईयर 28 में 38 यूएस बिलियन डॉलर का हो जाएगा। और अगर उसको कंपेरेटिवली इंडिया से देखें तो इंडिया में 0.2 यूएस बिलियन डॉलर का था कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर 19 में, जो कि 29 में FY29 में लगभग 3 यूएस बिलियन डॉलर का हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही स्कोप है। इंडिया में तो हर चीज़ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव नज़र आता है, कंपेरेटिवली ग्लोबल अगर आप देखें तो। और अगर आप नंबर ऑफ प्लेयर देखें जो इस फील्ड में है, जो रिफर्बिशिंग के फील्ड में, तो किसी भी प्लेयर का ग्लोबली अगर मार्केट शेयर देखेंगे तो 5% से ज़्यादा किसी का नहीं है। तो इस बिजनेस में इनके लिए, इनके जैसे प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप हैं जो आपका GNG इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि रिफर्बिशमेंट की जो इंडस्ट्री है वो ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अगर इकोनॉमी का डाउन साइकिल भी आए तो वहाँ भी ये डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिमांड है, जो नई डिवाइसेज आदमी नहीं खरीदेगा जब, लेकिन देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज की डिमांड तो कम नहीं होने वाली है। जब अगर मान लीजिए मार्केट का डाउन साइकिल आ जाएगा, अगर इकोनॉमी का डाउन साइकिल आ जाएगा तो लोग नई डिवाइसेज खरीदना कम कर देंगे। तो लेकिन जो रिफर्बिश डिवाइसेज है वो तो खरीदेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का, ICT डिवाइसेज का जो रिक्वायरमेंट है वो तो खत्म नहीं होने वाला, वो लोगों को पड़ेगा। तो लोग क्या करेंगे कि नई डिवाइसेज नहीं खरीदेंगे लेकिन रिफर्बिश डिवाइसेज खरीदेंगे, क्योंकि वो लगभग 1/3 प्राइस में उनको मिल जाएगा। तो इनका बिजनेस काफ़ी सेफ नज़र आता है, और इनका बिजनेस ऐसा है जिसको आने वाले समय में कंपटीशन से भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और आने वाले समय में इसमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि अभी जो ऑर्गेनाइज मार्केट सेक्टर जो है रिफर्बिशिंग में वो काफ़ी कम है और ये काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में है। और अगर आप देखें तो रीयूज इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसाइकलिंग। अगर कोई डिवाइस है जिसको आप रिफर्बिश के लिए रिफर्बिशर जो रिफर्बिशिंग इंडस्ट्री का प्लेयर है वो आपसे लेता है तो आपको हायर वैल्यू पे करेगा, और जो स्क्रैप डीलर अगर आप उसको बेचेंगे तो वो कंसीडरेबली आपको लोअर वैल्यू पे करेगा। इसके अलावा जो कस्टमर का कन्वीनियंस है कि ये आपको शिपिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आएगा आपके घर से, आपका प्रोडक्ट परचेज करके लेके जाता है। और जो स्क्रैप डीलर है उसके बाद आपको खुद जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा इन डेप्थ प्रोडक्ट असेसमेंट भी ये लोग करते हैं, प्रोडक्ट कंप्रहेंसिवली असेसमेंट करते हैं, और उसके बाद आपको उसका फेयर प्राइसिंग पे करते हैं। और जो स्क्रैप डीलर है वो तो किलो के भाव में खरीदेगा आपका प्रोडक्ट और आपको पैसा बिल्कुल मिनिमम देगा। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो आप अगर जो अपने प्रोडक्ट को रिफर्बिश प्लेयर को सेल करते हैं या वो आपसे परचेज करता है तो वो उसको डिकम्पोज नहीं करेगा, उस प्रोडक्ट को लोग रिफर्बिश करेंगे, तो जो एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंटल में जो इम्पैक्ट है वो कम पड़ेगा। और जो स्क्रैप डीलर है वो क्या करेगा, उसमें कुछ पार्ट्स हैं जो यूज किए हैं उनको ले लेगा, बाकी सारे पार्ट्स को डंप कर देगा, तो एनवायरमेंट में काफ़ी पोल्यूशन वो क्रिएट करेगा। इसके अलावा डाटा सिक्योरिटी भी आपकी इनके साथ रिफर्बिशिंग प्लेयर के साथ ज़्यादा रहेगी। वो आपके सामने आपके डिवाइस के पूरे डाटा को इरेज करेंगे और फिर आपकी डिवाइस लेके जाएंगे। और अगर आपका जो स्क्रैप डीलर आप उसको देते हैं तो मे भी अगर आपका कोई डाटा उसमें रह गया तो वो आपके सामने कुछ इरेज नहीं करेगा, वो जाके उसको वहाँ से पिक आउट कर सकता है और आपको उसका मिसयूज कर सकता है। और अगर आप इसको वैल्यू प्रोपोजिशन में भी अगर आप देखेंगे कि रिफर्बिश जो प्रोडक्ट आप खरीद कर रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे न्यू डिवाइसेस से, तो जो आपको रिफर्बिश डिवाइस है वो लगभग 40-50% चीपर मिलती है, और न्यू डिवाइस आपको MRP पे खरीदनी पड़ेगी। और जो क्वालिटी एंड कंडीशन अगर आप देखें तो रीस्टोर्ड जो रिफर्बिश डिवाइस है वो लगभग नए के जैसे ही काम करेगी, और नया तो ऑब्वियसली फ्लॉलेस एक्सपीरियंस उससे आपको मिलने वाला है। एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये रिफर्बिश डिवाइस से रिड्यूस होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है वो रिड्यूस होता है। और जो नई डिवाइस होती है उसमें कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू रिफर्बिश डिवाइसमेंट। तो हर तरीके से रिफर्बिश जो डिवाइसेज हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुली काफ़ी बेटर हैं कंज्यूमर के लिए। आइए अब इनका जो है एनुअल फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखते हैं। तो अगर आप इनका एनुअल फाइनेंशियल हाइलाइट देखते हैं तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी कंसिस्टेंट है।
अगर आप इनका FY23 से FY25 के बीच का जो इनका ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू देखें तो इनका रेवेन्यू 46% से ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब पिछले 3 सालों में अगर 46% से कोई कंपनी ग्रो हो रही है तो इतनी अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कंपनी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये। और अगर इनका इबिट्डा आप देखें तो लगभग 60% से ग्रो हो रहा है पिछले 3 सालों से, तो ये भी बहुत अच्छा है। और इनका इबिट्डा मार्जिन भी आप देखें तो पहले 7.59 हुआ करता था, FY23 में 7.59% हुआ करता था, जो अभी बढ़ के लगभग 9% के आसपास हो गया, तो ये भी अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर आप इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो लगभग 4.9% हुआ करता था FY23 में, जो अभी FY25 में बढ़ के लगभग 5% के आसपास हो गया है। और पैट में लगभग 45-46% से ग्रो कर रहा है पिछले 3 सालों से, ज़बरदस्त है। ROCE और ROE अगर आप देखते हैं तो ये भी अच्छे खासे ठीक ठाक डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जो ROE है 29% के आसपास हुआ करता, जो अभी बढ़ के 30% से ऊपर हो गया है, और ROCE लगभग वहीं पे है। तो ये जो फाइनेंशियल के हर पैरामीटर पे इनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। और इनके बिजनेस के जो इनका बिजनेस मॉडल वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आगे इनका बिजनेस हमें काफ़ी अच्छा नज़र आता है। आगे इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की है। इन्होंने बताया कि अपनी जो प्रोक्योरमेंट की कैपेसिटी है उसको ये लोग इन्हेंस कर रहे हैं। ये लोग अपने जो फुटप्रिंट है अलग अलग कंट्रीज़ में ये लोग अपनी रीच बढ़ा रहे हैं, अपना जो प्रेजेंस है उसको अलग अलग इंडिया के साथ साथ बहुत सारी नई कंट्रीज़ में भी अपना प्रेजेंस ये लोग डिपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये लोग फोकस कर रहे हैं एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंट ESG के ऊपर, स्टैंडर्डाइज करने के ऊपर। तो ये सारे ही इनके आगे आने वाले समय में जो इनकी स्ट्रैटेजीज है ये पॉजिटिव हैं और इनके पूरे बिजनेस को अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगी। अगर आप इनके उस बिजनेस को जो इनका स्ट्रेटजीज है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखें तो ये लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं नई नई ज्योग्राफीज में, नए नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, नए रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं अलग अलग कस्टमर्स के साथ ये लोग। इसके अलावा नए चैनल्स को नए चैनल्स पार्टनर्स ये लोग बना रहे हैं, जिसके जरिए लोग अपना प्रेजेंस और अच्छा कर रहे हैं। प्लस ये लोग अफोर्डेबल प्राइस पे अपने डिवाइसेज अवेलेबल करा रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं। और इनका जो टारगेट रिटेल कंज्यूमर है, जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हैं, लार्ज कारपोरेट्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री है, स्टार्टअप्स हैं। तो ये लोग इनको टारगेट कर रहे हैं अपने जो रिफर्बिश प्रोडक्ट हैं सेल करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें कि इनको 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, इनके पास मॉडर्न एंड एडवांस फैसिलिटीज़ है सारी की सारी, प्राइसिंग का लीवरेज है इनके पास, प्लस हाई क्वालिटी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ये लोग रिफर्बिश करते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और कस्टमाइज प्रोडक्ट फीचर्स ये लोग बढ़ा रहे हैं, अपने सर्विस ऑफरिंग्स को एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ भी जो अभी इनकी 3 कंट्री, इंडिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो इनकी फैसिलिटीज़ है, इसके अलावा ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो सारे ही पैरामीटर पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त है इनका बिजनेस, और आगे आने वाले समय में हमको इनके बिजनेस में और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और करंटली अभी इनका नया IPO आया है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फर्दर जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो होगा उसके साथ साथ आप भी ग्रो करते जाएंगे। बाकी इन्वेस्ट करने न करने का डिसीजन आपका अपना रहेगा। बाकी इस PPT में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग अपने जो प्रोक्योरमेंट पार्टनर्स है उसको बढ़ा रहे हैं। FY22 में 157 हुआ करते थे, जो H1 FY25 में लगभग 450 पार्टनर्स हो गए इनके। इसके अलावा ये हर पैरामीटर के बारे में इधर जैसे नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को वाइडर ऑडियंस तक, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने प्रोक्योरमेंट बेस को। इसके अलावा HP और लिनोवो के साथ इनका टाइअप है, उनके ऑथराइज्ड रिफर्बिशिंग एजेंट हैं ये लोग। इसके अलावा ये लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से इनका अपना खुद का एक मार्केट प्लेस है जहाँ से आप इनके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये लोग नई नई ज्योग्राफीज में एंटर कर रहे हैं। तो प्लस आप देखेंगे कि इनके बिजनेस के सारे पैरामीटर्स पे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस इसमें आप अपने फर्दर आगे डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको इससे इनके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। आई एम श्योर कि आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम लोग GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। एक्चुअली ये लोग करते क्या है कि GNG इलेक्ट्रॉनिक्स एक रिफर्बिशमेंट कंपनी है जो ICT डिवाइसेज, ICT मीन्स होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डिवाइसेज यूज की जाती हैं। तो जो ICT डिवाइसेज होती हैं जैसे लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप्स है, टैबलेट्स है, सर्वर्स है एंड जो स्मार्टफोन होते हैं वो हैं। तो इन सबको ये सोर्स करते हैं, इनको रिफर्बिश करते हैं, फिर प्लस इनको फिर सेल करते हैं। और सेल करने के बाद इसके इन सारे प्रोडक्ट्स पर ये वारंटी भी देते हैं और आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एंड इसके अलावा अगर ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट भी का भी काम करते हैं ये लोग। तो बहुत
बढ़िया बिजनेस मॉडल है, क्योंकि हमारे देश में आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है उनका यूज कभी कम नहीं होने वाला है, वो कभी कम या घटने वाला नहीं है। समय के साथ उसमें ग्रोथ आनी है, समय के साथ और आगे ही बढ़ना है। तो आपको ये बिजनेस मॉडल मुझे काफी अच्छा लगता है इसलिए। और अगर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे, वो रेवेन्यू ग्रोथ भी जो अभी इस क्वार्टर में आया है 22.3% इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और जो इनका पैड ग्रोथ है, पैड ग्रोथ भी काफी अच्छा है। पैड ग्रोथ तो रेवेन्यू ग्रोथ से कंपेरेटिवली 2.5 गुने से ज्यादा, 2.5 गुने का अप्रॉक्स है। इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है 22.3% से, और जो इनका पैड ग्रो हुआ है वो 52% से भी ज्यादा रेट से ग्रो हुआ है। तो बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल। और अगर आप देखें कि इनका जो आईपीओ भी अभी रिसेंटली आया हुआ आईपीओ था, जुलाई 2025 में इनकी लिस्टिंग हुई है। और इनका जो आईपीओ आया था 237 रुपीज पर शेयर पे इनका आईपीओ आया था। एंड अगर कंपनी के बारे में देखें, कंपनी 2006 में स्टैब्लिश हुई थी एंड रिफर्बिशिंग के बिजनेस में है। 38 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है एंड काफी अच्छा है। चलिए अब आगे इनका पीपीटी देखते हैं कि इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या क्या चीजें शो की है। और जो आज का वीडियो है ना, आज की वीडियो में हम केवल इनका बिजनेस मॉडल और इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट आया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल इसका एक और मैं इसी का एक पार्ट 2 वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसमें हम इनका जो मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल अभी रिसेंट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इनका करंट वैल्यूएशन क्या चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्डेड पी प्लस पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग, वो कैलकुलेट करके मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने अपनी पीपीटी में क्या चीजें शो की है।